नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का है वीडियो आपका ईवीएस जुलाई 2025 के लिए साथियों 8वां नंबर का वीडियो रहने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने ईवीएस एनसीईआरटी की बेसिक बातों को 7 और वीडियो में देखा है साथियों, और आज साथियों उसका 8वां वीडियो रहने वाला है। और 1-2 वीडियो में साथियों हम लोग पूरा ईवीएस के सेशन को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 30 अंकों का पूछा जाता है। यदि आप उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में साथियों और कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, और साथ ही साथ साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं, ताकि साथियों 1 से 8 तक के वीडियो को आप देख सके और आपका ईवीएस का सेशन कंप्लीट हो सके, जो कि आपके 30 अंकों के पूछे जाते हैं। तो हम लोग बिना समय गवाए साथियों देखेंगे आज के 8वें नंबर वीडियो को, जिसमें ईवीएस के महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे और साथियों आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, और इन पॉइंटों को देखेंगे साथियों जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग साथियों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर अवश्य बने रहिएगा, ताकि यहाँ से साथियों आपके जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी हो सके और सभी सब्जेक्ट के साथियों बेसिक बातों की चर्चा हो, तीसरा साथियों प्रीवियस ईयर सहित प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको उपलब्ध मिले। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। साथियों, आप यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी आपके मित्रगण, साथीगण या साथियों कोई रिलेशनशिप में सीटेट एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के बिंदु को, जिसमें आपको पहले बिंदु में दिया गया है झूम की खेती। तो साथियों झूम की खेती क्या होता है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको बता दें। सबसे पहले दिया गया है कि एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है और वहाँ कुछ भी नहीं उगाया जाता है। झूम की खेती में क्या होता है साथियों कि यदि कोई फसल उगाया जाता है तो उसके बाद साथियों फसल को काटने के बाद उस खेत में साथियों और किसी अन्य फसल की खेती नहीं होती है। 2-3 वर्षों के लिए या साथियों 6 महीने के लिए उस खेत को बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगले नंबर पॉइंट में दिया गया है उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को नहीं निकाला जाता है। साथियों ये पॉइंट आप लोग अच्छे से समझिएगा कि झूम की खेती के लिए फसल को काटने के बाद अन्य फसल के उत्पादन के लिए साथियों उस खेत को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे जो बांस उगाते हैं या खरपतवार उगाते हैं उन्हें वो लोग क्या करते हैं साथियों काट कर जला देते हैं, ताकि साथियों राख भूमि को उपजाऊ बनाए। ताकि क्या करे, राख जो हो साथियों बांस और खरपतवार को जलाने से उन्हें उपजाऊ बनाए। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर पॉइंट दिया गया है जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का खोद लिया जाता है, जोता नहीं जाता। झूम की खेती में साथियों खेत को जोता नहीं जाता, उन्हें खोद लिया जाता है। ठीक है, अगला नंबर पॉइंट है खरपतवार और अन्य अवांछित पौधों को भी उखाड़ा नहीं जाता है, बस काट दिया जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाए। ठीक है, खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए वे खेत के पौधों को काट कर फेंकते नहीं है, या साथियों उनके लिए कोई कीटनाशक का उपयोग नहीं करते हैं, खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें काट कर उसी खेत में जला दिया जाता है, ताकि साथियों उसके सार से खेत उपजाऊ हो। उसके बाद अगला नंबर दिया गया है यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी मदद करता है। यह मिजोरम में किया जाता है। और साथियों झूम की खेती कहाँ पे किया जाता है? मिजोरम में किया जाता है। कहाँ पे साथियों? मिजोरम में किया जाता है। आपको इस पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए झूम की खेती को एक बार और आपको समझा दे। आपको बता दें साथियों कि यह खेती का प्रकार है, ना कि झूम कोई फसल है साथियों। ठीक है, ये खेती का प्रकार है। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है साथियों कि झूम की खेती में क्या होता है कि किसी खेत में यदि कोई फसल उगाया जाता है तो उस फसल को काट लिए जाने के बाद उस खेत को 2-3 वर्षों के लिए बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया जाता है, और उस खेत में जो भी बांस या खरपतवार उगाते हैं तो उन्हें काट कर उसी खेत में जला दिया जाता है। मुख्यतः साथियों यह फसल जो उगाया जाता है, इस प्रकार की खेती जो की जाती है मिजोरम राज्य में की जाती है। इतने सारे पॉइंट्स को आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट को देख लें। इसके बाद साथियों अगला नंबर पॉइंट में दिया गया है कि मिजोरम की मुख्य फसल चावल है। मिजोरम की मुख्य फसल क्या है साथियों? तो चावल है, अर्थात राइस है। आप इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट दिया गया साथियों जब फसल पक जाती है तो वे लोग जश्न मनाते हैं। अर्थात साथियों फसल के पूर्ण रूप से हो जाने के बाद वहाँ के किसान, वहाँ के लोग जश्न मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। और साथियों वे बांस को पकड़कर चेराव नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य? चेराव नृत्य करते हैं।
आपसे पूछा जाएगा कि चेराव कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको याद रखना साथियों मिजोरम का लोक नृत्य है। और किस लिए मनाया जाता है, फसल के साथियों पूर्ण रूप से हो जाने के बाद, पक जाने के बाद वहाँ के लोग खुशी से साथियों खुशी से जश्न मनाते हैं और चेराव नृत्य करते हैं। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा कि चेराव नृत्य मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट में दिया गया साथियों, हम अपने माता पिता से जन्म के समय कुछ गुण सीख कर लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है साथियों, कुछ गुण क्या कर लेते हैं, अपने माता पिता से प्राप्त कर लेते हैं और कुछ चीज़ों या साथियों कौशल हम अपने पर्यावरण से सीखते हैं। ठीक है, आपका साथियों बौद्धिक विकास हो, मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास हो साथियों, पूर्ण रूप से किसी एक पर निर्भर नहीं करता है, ना ही साथियों पर्यावरण पर निर्भर करता है पूर्णतः, और ना ही साथियों आपके आनुवंशिकता अर्थात माता पिता पर निर्भर करता है, बल्कि यह साथियों दोनों पर बराबर निर्भर करता है। ठीक है, हालांकि कुछ मामलों में देखा जा सकता है कि साथियों किसी एक चीज का अर्थात पर्यावरण का या साथियों आनुवंशिकता का गुण अधिक हद तक पड़ा हो, लेकिन आपका विकास साथियों चाहे बौद्धिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, दोनों का सामान्य रूप से योगदान रहता है। ठीक है साथियों, आपका विकास निर्भर करता है पर्यावरण पर और आनुवंशिक लक्षणों पर, किस प्रकार का आपका विकास होना है। ठीक है साथियों, आपके जो माता पिता के गुण है काफी हद तक आप में समाये होंगे और साथियों पर्यावरण से भी आप लोग घुल मिल के काफी कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे और आपका विकास उस पर भी निर्भर करता है। यह पॉइंट साथियों आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि हमारा विकास किस पर निर्भर करता है, तो साथियों पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों पर ही निर्भर करता है। आपको कभी भी किसी एक को प्राथमिकता नहीं देना है। काफी इंपॉर्टेंट बात है साथियों, आप गौरपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि नोट बनाते चल रहे हैं साथियों तो इन बातों को नोट जरूर कीजिएगा। साथियों आपको बता दें, यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, चाहे पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो साथियों, तो उसके लिए आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कंप्लीट साथियों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, टॉपिक बाय थ्योरी साथियों, कॉन्सेप्ट सहित और साथियों प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे केवल साथियों 99 रुपये में। इसके लिए साथियों आपको केवल 99 रुपये लगते हैं। यदि साथियों आप चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम में 130 प्लस अंकों के साथ अपने सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर सके साथियों, अपने सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर सके और कोई भी स्टेट में साथियों आप अपने जॉब पा सके, ताकि अच्छे अंक रहेंगे साथियों तो कोई भी स्टेट में आप नकारे नहीं जाएंगे। तो उसके लिए इस दिए गए नंबर पर साथियों आप कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। काफ़ी कम फी में केवल 99 रुपये में आपको सभी कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा साथियों, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन कर सके, अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई कर सके। तो साथियों दिए गए नंबर पर कनेक्ट करके केवल 99 रुपये में आप इसका लाभ जरूर उठाइए। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लें। उसके बाद साथियों अगले नंबर पॉइंट आपको दिया गया है कि पोलियो वायरस के कारण होता है। पोलियो साथियों आपके ऑप्शन रहेंगे कि किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ और भी साथियों कई ऑप्शन रहेंगे। तो आपको याद रखना है कि पोलियो जो बीमारी है वायरस के कारण फैलता है। किस कारण साथियों, तो वायरस के कारण फैलता है, आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और यह विरासत में नहीं मिलती। ठीक है साथियों, यह आनुवंशिकता से नहीं फैलता है। यदि किसी को साथियों पोलियो है तो जरूरी नहीं है कि उसके अगले पीढ़ी को भी पोलियो हो। ठीक है साथियों, तो आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है, यह आनुवंशिकता पर निर्भर नहीं करता। पोलियो किसके कारण फैलता है, तो वायरस के कारण फैलता है। उसके बाद अगला है, इन बीमारियों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए डॉक्टर को आमंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर को क्या किया जा सकता है साथियों, तो आमंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद अगला है साथियों ग्रेगर जोहान मेंडल। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, आपके एग्जाम में प्रत्येक बार पूछे ही जाते हैं। इस बार के 14 दिसंबर के एग्जाम में साथियों सीटेट 14 दिसंबर 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था, जिसे साथियों आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। साथियों ग्रेगर जोहान मेंडल से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो इनसे संबंधित साथियों पूछे जाने वाले प्रत्येक पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो दिया गया सबसे पहले, ग्रेगर जोहान मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में साथियों ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। ग्रेगर जोहान मेंडल का साथियों जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। किस देश में हुआ था साथियों, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो साथ ही साथ आपको इस पॉइंट की भी जानकारी होनी चाहिए कि वे लोग क्या थे साथियों, तो एक गरीब किसान परिवार से बिलोंग करते थे। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। 7 साल तक उन्होंने, किसने साथियों, तो ग्रेगर जोहान मेंडल ने मठ के बगीचे में, किसके बगीचे में, मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर प्रयोग किया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों, मठ के
बगीचे में 28,000 पौधों पर प्रयोग करने के बाद उनको साथियों सफलता की प्राप्ति हुई। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट दिया गया साथियों, मटर के पौधे में कुछ गुण होते हैं जो जोरों में आते हैं। जो किस में आते हैं साथियों? जोरों में, अर्थात साथियों सिंगल नहीं आते हैं, जोरों में आते हैं। जैसे बीज या तो खुरदुरे या चिकने होते हैं। बीज कैसे होते हैं साथियों? या तो खुरदुरे होंगे या फिर चिकने होंगे, रफ होंगे या साथियों प्लेन होंगे। अगले नंबर पॉइंट्स की ओर चले साथियों, उससे पहले आपको बता दें, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेगर जोहन मंडल ने किस पौधे पर प्रयोग कर सफलता प्राप्त की। और साथियों यह भी पूछा जाता है कि ग्रेगर जोहन मंडल ने आनुवंशिक के लक्षणों का पता किस पौधे पर लगाया, किस पौधे को साथियों प्रयोग में लाया था। तो आपको याद रखना है, मटर के पौधे का प्रयोग किया था। किस पौधे का प्रयोग किया साथियों? मटर के पौधे का प्रयोग किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लेते हैं। उसके बाद साथियों अगले नंबर पॉइंट में दिया गया है, दशहरा वर्षा ऋतु से पहले आता है। दशहरा साथियों कब होता है? तो वर्षा ऋतु से पहले होता। साथियों आप लोग सोच रहे होंगे कि इन पॉइंट से आपका एग्जाम का क्या तात्पर्य है, इसे समझना और याद करना क्यों जरूरी है। तो आपको बता दें साथियों कि आपका जो ईवीएस का सेशन है 1 से 5 क्लास के बच्चों का एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है साथियों, और आपको उन्हीं बच्चों को पढ़ाना है। यदि साथियों आप सीटेट पेपर 1 देना चाहते हैं तो आपको साथियों ईवीएस जो पढ़ाना है साथियों, जिसके लिए एलिजिबल हैं आप 1 से 5 के क्लास के बच्चों के लिए एलिजिबल है, और साथियों उसी के आप टीचर बनेंगे। तो इसलिए आपको 1 से 8 क्लास तक के एनसीईआरटी बुक का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और 1 से 8 क्लास तक के साथियों बुक्स में इन्हीं बातों की चर्चा की गई है जिसे बच्चे सीखते हैं और साथियों रुचिपूर्ण सीखते हैं, ताकि साथियों बच्चों को इन बातों का ज्ञान हो। इसलिए आपको एनसीईआरटी बुक में से साथियों ये सारे पॉइंट सेलेक्ट किए गए हैं और यही साथियों पॉइंट्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इन पॉइंटों को याद रखना, समझना और साथियों गौर पूर्वक सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी तरह के साथियों एनसीईआरटी के बेसिक नोटों को, बेसिक बातों को साथियों हम लोगों ने 1 से 7 तक के वीडियोज में देखा है साथियों। आप लोग उन वीडियोज को जरूर देखें जिसमें बेसिक बातों की चर्चा की गई है। यह आपका 8वां नंबर का वीडियो है। उन वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में साथियों, या फिर हमारे चैनल में जाके आप उसे देख सकते हैं। आपको बता दें साथियों, सीटेट से संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिसमें साथियों सीटेट से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले दी जाती है। तो आप उन चैनल से जुड़ जाइए साथियों, ताकि सीटेट से संबंधित कोई भी जानकारी आपको सबसे पहले हो और साथियों हमारी क्लासेस की भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उसके अलावा साथियों जो भी हमारे द्वारा फ्री पीडीएफ्स प्रोवाइड कराए जाते हैं तो वह भी आपको सबसे पहले मिले साथियों, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद चलिए अगले नंबर पॉइंट्स को देख लेते हैं। अगला नंबर साथियों, गन्ने की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। गन्ने की खेती के लिए साथियों अधिक पानी की आवश्यकता होती है, आप लोग याद रखेंगे। अगला नंबर है पूरन पोली, गुड़ और चने की मीठी रोटी। साथियों पूरन पोली क्या होती है? तो गुड़ और चने की मीठी रोटी का एक प्रकार है जिसे साथियों गुड़ और मीठी चीनी की रोटियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आगे दिया गया साथियों, इसे मसालेदार कड़ी डिश के साथ खाया जाता है। ये जो साथियों पूरन पोली है, जिसे गुड़ और चने की मीठी रोटियों के रूप में बनाया जाता है साथियों, इसे मसालेदार कड़ी डिश के साथ खाया जाता है। अगला है कारवा, एक बांस या गाड़ी है। कारवा बांस या गाड़ी है साथियों जिसमें सभी सुविधाओं के साथ रख सकते हैं, जिसमें साथियों सभी सुविधाओं के साथ रह सकते हैं। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख ले। आगे दिया गया है आपका साथियों, चूहों की दृष्टि कमजोर होती है। क्या दिया गया है साथियों? कि चूहों की दृष्टि क्या होती है? कमजोर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। लेकिन सूंघने, स्पर्श करने और स्वाद लेने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। साथियों यहाँ बात करें यदि रेट्स की, अर्थात चूहों की, तो उनकी दृष्टि चाहे कमजोर हो लेकिन सूंघने की क्षमता, स्पर्श करने की क्षमता और साथियों स्वाद लेने की क्षमता बेहद शक्तिशाली होती है। साथियों आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। आप लोग याद रखेंगे कि चूहों की दृष्टि कमजोर होती है लेकिन सूंघने और स्पर्श करने और स्वाद लेने में साथियों ये काफी माहिर होते हैं। उसके बाद अगला है, नागपुर में दाल में चीनी मिलाते हैं। नागपुर के निवासी जो होते हैं साथियों, वे लोग दाल में चीनी मिला के खाते हैं। क्या मिला के खाते हैं साथियों? दाल में चीनी मिला के खाते हैं। तो आप लोगों को इस पॉइंट को याद रखना है कि कहाँ के निवासी दाल में चीनी मिलाकर खाते हैं? तो नागपुर के निवासी। अगला है, नृत्य में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथों और चेहरों का उपयोग किया जाता है। साथियों आप लोग यदि नृत्य कर रहे हैं तो उसमें भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आपको अपने हाथ हिलाते डुलाते रहना काफी इंपॉर्टेंट है और चेहरे की भावनाओं को साथियों व्यक्त करना काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा साथियों, जो आपके देखने के दर्शक होंगे साथियों, देखने वाले दर्शक होंगे, उनमें अट्रैक्शन होगा। ठीक है साथियों,
और वे साथियों आपकी भावनाओं को समझेंगे। इसलिए साथियों नृत्य ही करना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ अपने हाथों और चेहरे की भावनाओं को व्यक्त करना भी इम्पोर्टेंट है, ताकि दर्शक साथियों आपकी भावनाओं को समझ सके। आगे कहा गया है इसे मुद्रा और भाव कहते हैं। इसे मुद्रा और क्या कहते हैं साथियों? भाव कहते हैं। अगला है उल्लू काफी हद तक अपने गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों। इसे भी सीटेट 14 दिसंबर 2024 को जो एग्जाम हुआ, आपके एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा पक्षी साथियों अपने गर्दन को पूर्णतः घुमा सकता है। तो साथियों उल्लू जो है ये अपने गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। आप लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए और साथियों आप लोग इस बात को अच्छे से नोट भी जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद दिया गया है मैना अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकता है। साथियों आगे पीछे कर सकता है इस हद तक। तो कौन सा पक्षी साथियों आगे पीछे कर सकता है? मैना। वही साथियों अपने गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है उल्लू। दोनों ही पक्षियों की अलग अलग खासियत है साथियों, आपको बिना कंफ्यूज हुए दोनों पक्षियों की खासियत को अच्छे से याद जरूर कर लेना है। उसके बाद दिया गया है एक पक्षी के पंख उसे उड़ने में मदद करते हैं। यदि साथियों पक्षी के पंख होते हैं तो उन्हें उड़ने में सहायता मिलती है और साथियों मदद मिलती है, और खुद को गर्म भी रखते हैं पक्षियां। और साथियों पक्षियां जो होते हैं अपने पंख के द्वारा खुद को गर्म भी महसूस करते हैं। समय समय पर पक्षी अपने पुराने पंख खो देते हैं, अर्थात साथियों जो उनके पुराने पंख होते हैं किसी पेड़ के तरह पुराने पत्ते जो होते साथियों गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, उसी प्रकार पक्षियां भी अपने पुराने पंखों को साथियों छोड़ देती है, खो देती है, उनके स्थान पर नए उगाते हैं। जैसे कि साथियों किसी पेड़ में पुराने पत्ते झड़ जाने के बाद नए उगाते हैं, उसी तरह पक्षियों के साथियों पुराने पंख झड़ जाते हैं और उसकी जगह नए पंख आ जाते हैं। तो साथियों इन दोनों पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा कि कौन सा पक्षी अपने गर्दन को आगे पीछे करता है, तो मैना। वही साथियों कौन सा पक्षी अपने गर्दन को काफी हद तक घुमा सकता है, तो उल्लू। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लें। उसके बाद साथियों ब्रेल लिपि से संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। और ब्रेल लिपि साथियों काफी खास है, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक बार साथियों ब्रेल लिपि से 1 या 2 नंबर साथियों पूछे ही जाते हैं। इसलिए यदि आप अपने सीटेट एग्जाम में 1-2 नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो इस कंसेप्ट को साथियों अवश्य याद रखिएगा। ब्रेल लिपि क्या होती है और इसकी खासियत क्या है, किसने इसके आविष्कार की है, चलिए सभी को देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, आपके एग्जाम में इसे पूछा ही जाएगा। तो दिया गया है साथियों ब्रेल को एक नुकीले और उभरे हुए बिंदुओं डॉट्स की पंक्ति बनाकर मोटे कागज पर लिखा जाता है। साथियों सबसे पहले आपको बता दें कि ब्रेल नाम के एक व्यक्ति थे। ब्रेल नाम के एक व्यक्ति थे काफी छोटे अवस्था में साथियों, जब वो बचपन की अवस्था में थे तो अपने पिता के औजार से साथियों खेलते वक्त उनकी आंखों की क्या चली गई? रोशनी चली गई। उनकी आंखों की क्या चली गई साथियों? रोशनी चली गई, अर्थात वो क्या हो गए? अंधा हो गए। तो उसके बाद साथियों उन्हें जो है पढ़ाई में काफी रुचि आने लगी। क्या आने लगी साथियों? पढ़ने में काफी माहिर थे, इसलिए पढ़ाई में उनको काफी रुचि थी। वो चाहते थे साथियों कि वे भी पढ़े। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अंधे व्यक्ति के लिए एक लिपि की खोज की। अंधे व्यक्तियों के लिए साथियों एक लिपि की खोज की, जिससे कि अंधे व्यक्ति भी साथियों पढ़ पाए। क्योंकि साथियों ये जो ब्रेल थे इन्हें पढ़ने में काफी रुचि थे, तो साथियों वे सोचते थे कि मेरे तरह कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पढ़ने में रुचि होगी पर वे लोग देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए साथियों ब्रेल ने एक लिपि की खोज की जिसे ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। और इस लिपि के माध्यम से साथियों अंधे व्यक्ति भी पढ़ सकते थे। उन्होंने 6 बिंदुओं का इस्तेमाल किया। काफी इंपॉर्टेंट है साथियों ये पॉइंट कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं का इस्तेमाल किया जाता है, तो 6 बिंदु साथियों। और ब्रेल लिपि किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? तो अंधे व्यक्तियों के लिए। तो उन्होंने 6 बिंदुओं का इस्तेमाल करके एक साथियों लिपि का निर्माण किया जिसका नाम है ब्रेल लिपि। जिसके माध्यम से क्या हो सकता था साथियों? जिसके माध्यम से जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी अर्थात अंधे व्यक्ति भी पढ़ सकते हैं। तो साथियों किस लिपि के माध्यम से जो दृष्टिहीन है वे भी पढ़ सकते हैं? तो ब्रेल लिपि के माध्यम से। इसकी खोज किसने की थी? तो लुई ब्रेल ने की थी साथियों। इनकी आंखों की रोशनी कैसे गई? तो अपने पिताजी के औजार से खेलते वक्त बचपन में साथियों इनकी आंखों की रोशनी चली गई। और साथियों ये कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। चलिए उसके बाद आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं। आगे दिया गया साथियों उभरे हुए बिंदु पर उंगलियां चलाकर ब्रेल लिपि को साथियों पढ़ा जा सकता है। 6 जो बिंदु जो होते हैं साथियों वो ये उभरे हुए होते हैं और जो दृष्टिहीन व्यक्ति है उन्हें स्पर्श करके साथियों एहसास करते हैं और उसी के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। उसके बाद साथियों आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं जो आपके ब्रेल लिपि से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो पर कंटिन्यू रह के इन पॉइंटों को जरूर समझिए ताकि साथियों आपके एग्जाम में प्रश्न ना छूटे। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो साथियों वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए और लगातार अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हमारे चैनल
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए। और सीटेट संबंधित सभी नोटिफिकेशन के लिए साथियों व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे जरूर जुड़ जाइए। चलिए उसके बाद आगे के पॉइंट्स को देख लें। लुई ब्रेल जो थे साथियों कहाँ के निवासी थे, तो फ्रांस के निवासी थे। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। जब वह 3 साल के थे, तो जैसे कि साथियों आपको बताया गया, जब वो छोटे थे अर्थात 3 साल के थे, वह अपने पिता के औजार से खेल रहे थे। अचानक एक नुकीली औजार उनकी आंखों में साथियों लग गई, चोट लग गई साथियों, जिससे वे देखना बंद कर दिए। जिससे वे क्या कर दिए साथियों, देखना बंद कर दिए, अर्थात उनकी आंखों की रोशनी चली गई। अगले नंबर पे है पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि थी। जैसे कि साथियों आपको बताया गया कि पढ़ाई में वे काफी माहिर थे और साथियों उनकी रुचि भी पढ़ाई में काफी थी। वह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोच रहे थे। पढ़ने लिखने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोच रहे थे। अंत में उन्हें एक रास्ता मिला। अंत में उसे क्या मिला साथियों, एक रास्ता मिला, छूकर और महसूस करके पढ़ना। छूकर और महसूस करके पढ़ना। पढ़ने के इस तरीकों को साथियों लुई ब्रेल के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है साथियों, और इसकी खोज खुद लुई ब्रेल ने की थी, जो फ्रांस के निवासी थे साथियों। इसलिए उसी के नाम के आधार पर इस लिपि के नाम भी रखी गई, जो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अगला है, यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है साथियों, तो इसे भी आप लोग जरूर नोट करते चलिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगले नंबर पर दिया गया साथियों, ब्रेल को अब कंप्यूटर का उपयोग करके भी लिखा जा सकता है। साथियों ब्रेल लिपि को कंप्यूटर के उपयोग द्वारा भी लिखा जा सकता है। उसके बाद अगला है, यदि आप बच्चों को वास्तविक ब्रेल लिपि दिखाएंगे तो वे साथियों इस बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। चलिए आपको भी साथियों ब्रेल लिपि समझा देते हैं, दिखा देती है यह साथियों किस प्रकार का होता है और इसका दृश्य क्या होता है। चलिए साथियों आप देख लीजिए कि कुछ इस प्रकार से होता है ब्रेल अल्फाबेट। आपको यहाँ साथियों धुंधला दिखाई देता होगा, लेकिन फिर भी साथियों आपको समझाने की प्रयास की जाएगी। द ब्रेल अल्फाबेट, ठीक है साथियों, यहाँ दिया गया है। आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं साथियों कि ऊपर में ए दिया गया है और उसके नीचे साथियों एक पॉइंट दिया गया है, डॉट दिया गया है, जिसे साथियों अंधे जो व्यक्ति होते हैं वे स्पर्श करके समझते हैं। और उसकी ये लिपि है। बी जो है साथियों, बी का जो दर्शन होता है साथियों किस प्रकार से होता है, 2 डॉट्स द्वारा साथियों, इस प्रकार के 2 डॉट्स द्वारा। इसी प्रकार साथियों सी की चर्चा भी हुई है। सी साथियों इस प्रकार से होता है, 2 इस प्रकार के बिंदु साथियों, 2 इस प्रकार के बिंदु से सी का साथियों दृश्य किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। उसी प्रकार साथियों डी भी होता है और ई भी होता है साथियों, अलग अलग बिंदुओं के द्वारा इसे दर्शाया गया है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और इसमें साथियों 6 प्रकार के बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लें। ईवीएस के बारे में एनसीएफ 2005 क्या कहता है। एनसीएफ 2005 साथियों अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है साथियों, यह जो है ईवीएस के बारे में क्या कहता है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, नोट करते जरूर चलिएगा साथियों। और इन सारे पीडीएफ के लिए कंप्लीट साथियों टॉपिक बाय थ्योरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन साथियों, और सभी कुछ बेहतरीन ढंग से पाने के लिए, ताकि साथियों आप अपने एग्जाम में 130 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो साथियों, सभी कुछ प्राप्त करने के लिए काफी कम फी में केवल 99 रुपए में इन्हें प्राप्त करने के लिए साथियों दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट अवश्य कर लीजिए, ताकि 99 रुपए में साथियों आपको टॉपिक बाय थ्योरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन सहित साथियों कॉन्सेप्ट बाय प्रत्येक सब्जेक्ट के चैप्टर बाय चैप्टर सभी कुछ मिल सके। तो इस नंबर पे साथियों आप कनेक्ट करके केवल 99 रुपए में ये सारा कुछ प्राप्त कर ले। चलिए उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद साथियों एनसीएफ 2005 साथियों क्या कहता है आपका, ईवीएस की थीम, 6 मुख्य थीम होते हैं ईवीएस के। कितने थीम होते हैं साथियों, ईवीएस के 6 मुख्य थीम है, परिवार और दोस्त। और इसे साथियों आपको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ईवीएस के कितने थीम होते हैं, 6 थीम होते हैं। जैसे पहले नंबर पे दिया गया है परिवार और दोस्त, फैमिली एंड फ्रेंड। दूसरे नंबर पर साथियों भोजन अर्थात फूड। तीसरे नंबर पर पानी। चौथे नंबर पर आश्रय। बाद साथियों 5वें नंबर पे दिया गया है यात्रा अर्थात ट्रेवल। छठे नंबर पे दिया गया साथियों चीजें जो हम खाते और बनाते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है साथियों, ये आपके ईवीएस के 6 थीम है, जो साथियों आपका एनसीएफ 2005 कहता है। उसके उप थीम को भी देख लेते हैं। उप थीम साथियों क्या क्या है, तो साथियों आगे दिया गया है ईवीएस की उप थीम परिवार और मित्र अर्थात दोस्त के साथियों क्या क्या उप थीम है, तो संबंध है साथियों, काम और खेल साथियों, जानवर है, पौधा है। साथियों परिवार और मित्र थीम के उप थीम है, क्या क्या है, संबंध है, काम और खेलो है साथियों, जानवर है और पौधे हैं। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है, अगले नंबर पे दिया है साथियों कि भोजन थीम का साथियों उप थीम क्या है, तो चखना, पाचन, पाक कला और साथियों परिरक्षण तरीके और किसान और भूख, ये साथियों भोजन थीम के उप थीम है। उसके बाद अगले नंबर पे दिया गया है, उसके बाद साथियों तीसरे नंबर पर पानी,
पानी का साथियों उपथीम क्या है, तो आश्रय, यात्रा है। अगले नंबर पे दिया गया साथियों चीजें जो हम खाते और बनाते हैं उसका उपथीम क्या है, तो साथियों पाठ्य पुस्तक में इसके बारे में अधिक जानकारी दी गई है। और उसके बाद साथियों छठे नंबर पर ईवीएस के थीम में दिया गया है चीजें जो हम खाते और करते हैं। और अंतिम नंबर साथियों 6 नंबर के थीम में दिया गया है उसके उपथीम के रूप में चीजें जो हम खाते और करते हैं। दिए गए पाठ्य पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना साथियों यह उसका उपथीम है। तो आशा करते हैं साथियों आज की इस वीडियो में आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट रहता है तो साथियों कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके अलावा इन सारे पीडीएफ को लेने के लिए साथियों दिए गए नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। यहाँ से साथियों आपके जुलाई 2025 के सीटेट की कंप्लीट तैयारी हो सके और सारा कुछ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। उसके अलावा साथियों हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के पॉइंट्स के साथ। आपके साथियों ये क्या 2 वीडियोस में सारा कुछ ईवीएस का चैप्टर साथियों खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के इसी तरह पॉइंट्स को देखेंगे। उसके बाद साथियों जैसे ही पॉइंट्स और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे तो हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट के साथियों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे अवश्य जुड़ जाइए। साथियों सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स पाने के लिए अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।